आज 3 दिसंबर है। ग्रुप डी के तीनों शिफ्टों के पेपर कंप्लीट हो चुके हैं और ये जो स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ये आज की फर्स्ट शिफ्ट में आया था। अगर आपके किसी भी साथी ने अगर पेपर दिया है फर्स्ट शिफ्ट में तो आप एक बार उससे मिलान जरूर करिएगा कि सीआई का एक क्वेश्चन था जिसमें मिश्रधन पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था। अगला जो क्वेश्चन आया था फर्स्ट शिफ्ट में ही, उसमें एक साधारण ब्याज का भी क्वेश्चन आया था जिसमें आपसे धनराशि यानी प्रिंसिपल पूछा था। अगली जो शिफ्ट थी सेकंड नंबर की शिफ्ट, उसमें पार्टनरशिप का क्वेश्चन आया था जिसमें निवेश का रेशियो पूछा था। और ये मैंने पहले भी कहा था कि निवेश का रेशियो ही आपसे जब 27 तारीख को ग्रुप डी का पेपर हुआ था तब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। कहने का मतलब ये है। और देखिए ये क्वेश्चन जो फर्स्ट, ये भी क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में आया था, एक फॉर्मूले बेस आया था जिसको हम एडवांस मैथ का बोल सकते हैं। ए क्यू माइनस बी क्यू के बेस पर एक क्वेश्चन आया था फर्स्ट शिफ्ट में। कहने का मतलब है अगर हम टोटली बात करें तीनों शिफ्टों को मिला करके तो क्वेश्चन बहुत ईजी आ रहे हैं। क्वेश्चन इस लेवल के है जैसे मान लीजिए आप प्रॉफिट और लॉस पढ़ना स्टार्ट करोगे तो स्टार्टिंग की जो 2 क्लासें होती हैं, क्योंकि उसके बाद में लेवल थोड़ा हाई हो जाता है। कोई भी टीचर स्टार्टिंग की 2 क्लासें पढ़ाता है, बस उतना पढ़ लीजिए, हर चैप्टर की 2-2 3-3 क्लासें, बस उसमें से आप 24 से 25 क्वेश्चन आराम से सॉल्व करके आ सकते हो। एडवांस मैथ का कोई खास रोल है नहीं है। 2D और 3D में से कुछ क्वेश्चन जैसे शंकु के क्वेश्चन देखने को मिले थे, तो और उसमें आपके पास है गोले से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखने को मिले थे। कहने का मतलब यह है कि ओवरऑल पेपर बिल्कुल ईजी आ रहा है। नॉर्मल से अगर मैं ये जो सीरीज चला रहा हूँ अगर आप इसको भी फॉलो करते हो तो आप सभी टाइप के क्वेश्चनों को आराम से सॉल्व कर पाओगे। तो बगैर टाइम खराब किए हुए आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है आपके पास में? क्वेश्चन है आपके पास है कि 2 वर्षों के लिए निवेश की गई किसी धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 10,125 है। यदि ब्याज की दर 25% प्रति वर्ष है तो इन दोनों वर्षों के बाद मिश्र धन ज्ञात करिए। कभी भी अगर आपके पास है चक्रवृद्धि ब्याज का कोई क्वेश्चन आता है तो आपको सरल कैसे करना है, पहली स्टेप क्या अपनानी है। आप ये देखिएगा कि दर कितनी दे रखी है, उस दर से क्वेश्चन को सरल करिए। आप दर कितनी दे रखी है आपको, तो आप ये कहोगे सर 25% दे रखी है। इसकी सबसे पहले आपको फ्रैक्शन बनानी है। पहली स्टेप कैसे अपनानी है, क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करोगे चक्रवृद्धि ब्याज के को सॉल्व करने की। तो सर जो भी परसेंटेज दिया हुआ है उसकी आप भिन्न बनाओगे। तो इसकी फ्रैक्शन कितनी बनेगी आपके पास है 1/4। कैसे बनी, परसेंटेज का निशान हटाओगे तो नीचे कितना बढ़ाओगे आप 100। तो आप ये कह सकते हो 25 से एक बार, 25 से कितनी बार कटेगा आपके पास है 4 बार। तो आपने क्या किया, इस दर की फ्रैक्शन बना ली। इसके बाद आपको इस फ्रैक्शन को पढ़ना भी आना चाहिए कि इस 4 का तो क्या नाम है, इस 1 का क्या नाम है। तो ये जो 4 आपको दिखाई दे रहा है, 4 दिखाई दे रहा है, ये आपके पास है प्रिंसिपल है, ये मूलधन है, ये परमानेंटली फिक्स होता है। अगर आप दर को सरल करोगे तो ये आपके पास है मूलधन ही कहलाएगा, ये हमेशा मूल राशि कहलाती है। और ये क्या है, एक सर एक हमारे पास है इंटरेस्ट है, एक हमारे पास में ब्याज है। अब मैं आपसे ये कहूं कि 4 रुपए की राशि पर 1 रुपये का ब्याज लग गया तो राशि कितनी होगी आपके पास है 5। उस 5 रुपये का क्या नाम है, अमाउंट है, मिश्रधन है। इसमें 5 रुपये का क्या नाम है। अगर हम यहीं से बात करें कि सर अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 5 आता है, और इस 5 का क्या नाम है आपके पास है, सर इस 5 का नाम हमारे पास है अमाउंट है। क्लियर है। तो पहली स्टेप हमने क्या किया कि सर परसेंटेज की फ्रैक्शन बनाई, फ्रैक्शन को पढ़ना सीखा। अब हम इस क्वेश्चन को जमाना सीखेंगे कि क्वेश्चन को जमाया कैसे जाता है। क्वेश्चन को आप इस तरीके से जमाओगे कि 4 रुपए की राशि पर 1 रुपये का ब्याज लग गया तो राशि कितनी होगी आपके पास है 5। और यहाँ क्या लिखोगे आप, यहाँ प्रिंसिपल लिखोगे, इसके ऊपर क्या लिखोगे सर, मूलधन लिखेंगे या फिर हम ये कह सकते हैं प्रिंसिपल। और ये क्या है हमारे पास है अमाउंट है। 4 रुपए की राशि पर 1 रुपये का ब्याज लगा तो राशि 5 रुपये तक पहुंच गई। अब ये इस तरीके से कितने साल तक चला ये सिलसिला, ये 2 साल तक चला है। इसलिए हम इसको 2 बार रिपीट करेंगे, या तो आप यहाँ पावर लगा दो या फिर आप यहाँ 2 बार रिपीट कर दीजिएगा। अगर मान लीजिए क्वेश्चन 3 साल का होता तो 3 बार रिपीट, और 4 साल का होता तो 4 बार रिपीट करते, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे चलिएगा, फिर इस लाइन का गुणा कितना हो जाएगा आपके पास है 16। देखिए इसके बाद मल्टीप्लाई करना होता है, इस लाइन को मल्टीप्लाई करिए और ये कितना हो जाएगा आपके पास है 25। मैंने कहा ठीक है। अब इसे 16 का क्या नाम है, सर 16 हमारे पास है क्या चीज़ है, मूलधन है। 25 का क्या नाम है, हमारे पास है मिश्रधन है। यानी 16 रुपये की वस्तु थी वह 25 रुपये बन गई। 16 रुपये की वस्तु अगर 25 रुपये बन जाती है तो ब्याज कितने रुपए का लगेगा, तो आप ये कहोगे सर ब्याज लगेगा 11 रुपये का। ब्याज किसका लगेगा आपको, 11 रुपये का ब्याज लग रहा है। ठीक है। क्वेश्चन ने क्या कहा है, सर क्वेश्चन ने कहा कि ब्याज दे रखा है 10,126।
और आपसे क्या पूछा है, आपसे मिश्र धन पूछा है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सर ये जो 11 आपने निकाला है ना, इसका मान तो इसने दिया है, इसका मान तो इसने दिया है, फिर आपको निकालना क्या है, इसका मान तो हमको दे रखा है और हमसे इसने मिश्र धन पूछा है। यानी कि हम ये कह सकते हैं सर हमसे 25 का मान पूछा है। हमसे किसका मान पूछा है, इसने 25 का मान पूछा है। अब आप इस राशि को इनमें कैसे बांटोगे, यानी कि 10,125 को आपको बांटना है और बांट करके मिश्र धन पता करना है। क्या पता करना है, मिश्र धन। तो मैं आपको एक शानदार तरीका समझा रहा हूं बांटने का, जिससे आप पूरी अर्थमेटिक में यूज करोगे उस फॉर्मूले को। पूरी कंप्लीट अर्थमेटिक में 70% क्वेश्चन उसी फॉर्मूले से सरल होते हैं। देखिए मैं पूरी मैथ को ही आसान बना देता हूं ताकि आपकी टेंशन ही खत्म हो जाएगी। मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला लिखा देता हूं जिसमें पूरी मैथमेटिक्स के अंकगणित के 70% क्वेश्चन उसी से सरल होंगे। अब आप ये कहोगे सर वास्तव में ऐसा कोई फॉर्मूला है क्या, और आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा, उसके बाद में बिल्कुल आराम से क्वेश्चन आप सरल करोगे। तो देखिए फॉर्मूले का क्या नाम है आपके पास, फॉर्मूला है नहीं, ये मैंने आपकी सुविधा के लिए बनाया है। तो सबसे पहले क्या करोगे सर, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे दी गई राशि। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, दी गई राशि। अब आप ये कहोगे सर कि दी गई राशि क्या होती है, थोड़ा सा वेट करिए बस। जब 70% क्वेश्चनों की बात आ जाती है तो 1 से 2 मिनट में इस फॉर्मूले को जरूर समझ लीजिए। यानी ऊपर तो लिखोगे आप जो राशि दी गई है, और इसके बट्टे में क्या लिखोगे सर, ऊपर तो हम लिखेंगे कि जो दी गई राशि है ना वो लिखेंगे, और इसके बट्टे में लिखेंगे सर हम उसी राशि का, जो ऊपर लिखी है ना आपने सेम उसी राशि का यूनिट में मान, यूनिट में आप क्या लिखोगे, मान। इस बात को ध्यान रखिएगा। और मल्टीप्लाई किससे करोगे सर, मल्टीप्लाई करेंगे हम किसका से, जिसका भी हमको मान निकालना उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं। एक बार फिर से सुनिएगा, ऊपर आप क्या लिखोगे, दी गई राशि लिखोगे, और ऊपर जो राशि लिखी हुई है ना उसी राशि को आप दोबारा लिखोगे नीचे, लेकिन फर्क इतना सा है कि नीचे यूनिट के फॉर्मेट में आएगी लिखा हूं। अब आप ये कहोगे कि हम तो यूनिट जानते ही नहीं है, यूनिट होती कितने टाइप की है, यूनिट बनती कैसे है। तो मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में समझा देता हूं। अगर आपको ये जानना है कि यूनिट कितने टाइप की होती है, क्या जानना है, यूनिट कितने टाइप की होती है, तो पूरी मैथमेटिक्स में यूनिट 2 ही टाइप की बनती है। पूरी मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूं मैं आपको। यूनिट सिर्फ और सिर्फ कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है। एक तो होती है आपके पास है ये प्रतिशत के फॉर्मेट में, यानी सर एक तो होती है आपके पास है प्रतिशत में यूनिट, ठीक है। और दूसरी जो यूनिट होती है ना आपके पास है, वो होती है आपके पास है अनुपात के फॉर्मेट में। दूसरी किस्म होती है आपके पास है सर, दूसरी होती है आपके पास है अनुपात है, बस। इसके अलावा इस सृष्टि पे कोई तीसरी यूनिट बनी नहीं है। यानी पहली यूनिट होती है सर हमारे पास परसेंटेज में, और दूसरी यूनिट होती है हमारे पास है अनुपात में। अब कैसे होती है ये यूनिट, जैसे देखिए मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपने कोई वस्तु 10% के लाभ पर बेची, लाभ कितना है आपके पास है, 10% है। अब यहां से मुझे इस 10% के लाभ की यूनिट बना के बताओ कि इस 10% के लाभ की यूनिट कितनी होती है। तो आप ये कहोगे सर 10% का लाभ है ना, तो इसकी यूनिट बनेगी आपके पास है 110%। क्या सहमत हो के नहीं हो, 10% का लाभ है तो इसकी यूनिट कितनी बनेगी आपके पास है 110% इसकी यूनिट बनेगी। आप ये पूछ सकते हो कि फिर इस यूनिट का नाम क्या हुआ, ये यूनिट किस चीज की कहलाएगी, केवल लाभ की कहलाएगी या फिर ये सेलिंग प्राइस की यूनिट है। तो मैं आपसे ये कहूंगा इस यूनिट का नाम है आपके पास है सेलिंग प्राइस, यानी कि ये विक्रय मूल्य की यूनिट कहलाएगी। फिर आप ये कहोगे कि चलिएगा विक्रय मूल्य की यूनिट तो आपके पास है कितनी हो गई, 110% हो गई, फिर क्रय मूल्य की यूनिट कितनी होती है। तो हमेशा एक बात अच्छी तरीके से अपने दिमाग में ध्यान रखिएगा, जो मूल राशि होती है उसकी यूनिट 100% होती है। कोई सा भी चैप्टर हो, कोई सा भी चैप्टर हो, जैसे मान लीजिए हमारे पास है चैप्टर, अभी क्या चल रहा है सर, अभी हमारे पास है जो चैप्टर चल रहा है ना, वो चल रहा है कौन सा, चक्रवृद्धि ब्याज। और इस चक्रवृद्धि ब्याज में मूल राशि होती है मूलधन। तो ये जो मूलधन होता है, अगर हम परसेंटेज की बात करें तो सर ये जो मूलधन होता है ना आपके पास है, ये जो मूलधन है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये है आपके पास है प्रिंसिपल, इसकी जो यूनिट होती है ना वो आपके पास है 100% होती है, ये फिक्स होता है। मूलधन की यूनिट कितनी होती है आपके पास है, 100% होती है। और अगर मान लीजिए आपका क्वेश्चन अनुपात के फॉर्मेट में है
किसमें है क्वेश्चन? आपका अनुपात के फॉर्मेट में। और अनुपात के फॉर्मेट में कैसे है? जैसे मान लीजिए सर हमारे पास है 1/10 है, तो इसमें ध्यान रखिएगा कि ये जो यूनिट होती है ना, ये वाली, ये आपकी मूलधन की यूनिट कहलाएगी। और ये किसकी यूनिट है आपके पास है? सर ये हमारे पास है ब्याज की यूनिट है। मैंने क्या कहा कि दो फॉर्मेट में यूनिट बनती है। इसे हम 100 वाला मेथड यूज करते हैं तब काम में लेते हैं, इसे हम रेशियो वाला मेथड यूज करते हैं तब काम में लेते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम इस क्वेश्चन से बात करें, एक बार फिर से सुनिएगा, आपको क्या करना है सर? दी गई राशि लिखनी है, बट्टे में उसी राशि का यूनिट में मान लिखना है, और जिसका मान निकालना है उससे आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। जैसे मैं आपको इस फर्स्ट क्वेश्चन से फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। आप ये बताइएगा कि दी गई राशि कितनी है? 10,125 है। दी गई राशि कितनी है आपके पास है? 10,125 है। अब ये जो 10,125 है, इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है आपके पास है ब्याज है। तो अगर ये ब्याज है ना, तो नीचे ब्याज की ही यूनिट आएगी आपके पास। तो ब्याज की यूनिट कितनी है आपके पास है? ब्याज की यूनिट 11 है। ये अनुपात का फॉर्मेट है, ध्यान रखिए। और मल्टीप्लाई किससे करोगे सर? जिसका मान निकालना होता है उससे, क्योंकि मैंने ये कह रखा है कि किसका से मल्टीप्लाई करोगे, और किसका में भी यूनिट आती है। यानी यूनिट दो जगह आती है, यूनिट का ही भाग दिया जाता है, एक यूनिट यहाँ पर आती है, लेकिन दोनों यूनिट अलग अलग होती है। यहाँ वाली यूनिट तो इसकी होती है, यहाँ वाली यूनिट वो होती है जिसका मान निकालना है। मान किसका निकालना? अमाउंट का। अमाउंट की कितनी यूनिट? 25 है। बस आंसर आ जाएगा आपका। काट दीजिएगा आप इसको। देखिएगा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है आपसे कि सर अमाउंट का मान बताइएगा। एक बार फिर से देखिएगा, सॉरी भाई, यहाँ पर देखिए एक थोड़ी सी हमने गलती कर रखी है, इसको सही करें हम। अगर हम 25 में से ये घटाते हैं तो हमारे पास में कितना आएगा? 9 आएगा। कितना आएगा हमारे पास है? 9। तो हम ये कह सकते हैं कि सर हमारे पास में बट्टे में कितना आ गया? 9 आ गया। 9 से अब आप इसको काट दीजिएगा। 9 से काटोगे तो कितनी बार कटेगा आपके पास? सर 9 से अगर हम इसे काटेंगे तो एक बार कटेगा, फिर एक बार कटेगा, फिर कितनी बार कटेगा? 2 बार, और फिर 5 बार। अब 25 को आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए कितना आएगा आपके पास। सर ये हो जाएगा आपके पास है 25 पंजू 125 12 50, और ये हो गया आपके पास है इतना, फिर कितना हो गया आपके पास है 1। बस यहीं तक मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 अंक तक आप देखिए आपका आंसर यही मिल गया सर। 125 इसमें है लास्ट में। चाहे कंप्लीट मल्टीप्लाई करे या नहीं करे वो आपकी मर्जी है। तो इस तरीके से आपका आंसर ये आएगा। अगर इस क्वेश्चन में आपसे मूलधन पूछता, अगर इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछता? मूलधन पूछता, तो आप क्या चेंज करते क्वेश्चन में? अगर सर इस क्वेश्चन में मूलधन पूछता तो इसे 25 की जगह पर आप 16 लिख देते। एक बार फिर से सुनिए, इस 25 की जगह पर कितना लिख देते हैं आप? 16 लिख देते। यानी ये किसका चेंज हो जाता? ये सेम रहता, दी गई राशि बट्टे में यूनिट, और जिसका मान निकालते हैं उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये फिक्स होता है। इस बात को ध्यान रखिए, यूनिट दो फॉर्मेट में रहती है। चलिएगा एक और क्वेश्चन से समझने की कोशिश करिएगा, और ये है आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2, जो कि किस चीज़ का है आपके पास है? सर ये हमारे पास में है किसका? सरल ब्याज का क्वेश्चन है, साधारण ब्याज का। एक निश्चित धनराशि पर 13% की वार्षिक दर से 5 वर्ष में 2275 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होता है, वह धनराशि बताइएगा। अगर आपको सरल ब्याज के बारे में कुछ भी नहीं आता है तो आप सबसे पहले इसकी यूनिट बनाइए सरल ब्याज में। कैसे बनाओगे सरल ब्याज की यूनिट? यानी सर एक तो होता है आपके पास है मूलधन, तो मूलधन की यूनिट कितनी होती है आपके पास है? पूरी 100% होती है। ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं? यूनिट की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा क्या होता है आपके पास है? सर एक होता है हमारे पास है इसमें ब्याज। तो ब्याज की यूनिट कैसे निकलती है? ब्याज की यूनिट निकलती है R इंटू टी, और ये परसेंट आपने लगा दिया। एक होता है आपके पास है मिश्र धन। एक क्या होता है आपके पास है? मिश्र धन। मिश्र धन की यूनिट कैसे निकलती है? ये परमानेंटली फिक्स होती है, 100 प्लस RT से। इनको आप रट्टा भी मार सकते हो। अब आप ये कहोगे कि मैथ वाला टीचर ऐसे कह रहा है, तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आपको कोई गणितज्ञ वगैरह नहीं बनना है। आप जहाँ जो चीज़ रटने की है ना, रट्टा मारो, जो चीज़ समझने की है समझो, और अपना सिलेक्शन लेके और इस बेरोजगारी से बाहर निकलो। बस मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, ठीक है ना? तो आपको ये चीज़ें रटने की है। मूलधन की यूनिट परमानेंटली फिक्स होती है, लाइफ टाइम 100% रहेगी अगर आप 100 वाले रेशो से कर रहे हो। और ब्याज की कितनी होती है? R इंटू टी परसेंट। मिश्र धन की क्या होती है आपके पास है? 100 प्लस RT परसेंट। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सर इस क्वेश्चन को अगर हम सरल करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या है सर? सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर दी गई राशि। दी गई राशि कितनी है आपके पास है? 2275। अब जो अगर ये दी गई राशि है तो नीचे भी तो यूनिट आएगी। दी गई राशि बट्टे में उसी का यूनिट आता है,
दी गई राशि तो नीचे बट्टे में क्या आता है आपके पास है, यूनिट आता है। तो आप ब्याज की यूनिट बताओ कितनी है। सर ब्याज की यूनिट होती है आर इंटू टी परसेंट। तो आर का मान कितना आपके पास है, आर का मान है हमारे पास है 13 और टी का मान कितना है 5। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि 65% हमारे पास है ब्याज की यूनिट आ गई। तो ब्याज की यूनिट से ही भाग लगेगा आपका। और मल्टीप्लाई किससे करना है सर, मल्टीप्लाई करना है जिसका भी मान निकालना है उससे। आपको वह धनराशि बतानी है। और धनराशि की यूनिट क्या होती है, ये तो परमानेंटली जो फिक्स है वो चीज़ें कह रहा हूं मैं आपसे कि 100% होती है। यानी कभी भी आपको ऐसा लगे ना कि कोई राशि अपने आप में यहीं से शुरू हो रही है तो वहाँ उसकी यूनिट 100% मानी जाती है। तो आप ये कह सकते हो पूरे 100% से आप क्या करोगे मल्टीप्लाई। आप कह सकते हो इससे आपके पास ये कट जाएगा, 65 से कितनी बार कटेगा। देखिए काटने का तरीका भी मैं आपको यहाँ सिखा देता हूँ। इसे 6 का भाग 22 में दीजिए, कितनी बार जाएगा आपके पास है 3 बार। यानी सर ये कन्फर्म है कि पहला अंक तो 3 आएगा। अब लास्ट का अंक और मिला लीजिए, यानी 5 को आप किससे गुणा करोगे कि आपके पास 5 आ जाए वापस। एक तो 3 है और 5 है तो 3 तो हो नहीं सकता क्योंकि इतना नज़दीक है नहीं है। तो आप ये कह सकते हो 5, यानी 35 बार कट गया। तो इस तरीके से आपका जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो कितना आपके पास है 3500 है। किस ऑप्शन में आपके पास है, सी ऑप्शन एकदम राइट आंसर। तो ऐसे आपको क्वेश्चनों को सरल करना है। उम्मीद कर रहा हूं कि क्वेश्चन नंबर 2 आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछता, अगर इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछता कि आप ये बताइएगा कि इसमें मिश्र धन कितना है, तो मुझे आप ये बताइए क्या चेंज होता। सर अगर इस क्वेश्चन में मिश्र धन पूछता तो हम क्या करते, यहां पर क्या कर देते 100 प्लस आर टी। 100 प्लस आर टी, आर टी का मान कितना 65, यानी 100 को हटा करके यहां हम 165 लिखते। 100 को हटाकर हम यहाँ कितना लिखते 165। ये राशि सेम रहेगी। और अगर आप थोड़ा अच्छी तरीके से मैथमेटिक्स को पढ़ोगे ना तो हर क्वेश्चन में एक लैंग्वेज 2 बार दी हुई मिलती है। एक बार तो वो राशि के फॉर्मेट में मिलती है और एक बार वो यूनिट के फॉर्मेट में देखने को मिलती है। बस आपको उसको अच्छे से ढूंढना है। आप आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। ए और बी द्वारा एक साथ किसी छोटे व्यवसाय की शुरुआत करने के लिए 15,000 रुपये निवेश किए गए। उन्हें वर्ष के अंत में 2,000 रुपये का लाभ हुआ। बी ने लाभ में से अपना हिस्सा 600 रुपये लिया। तो आपको ये बताना है कि ए का निवेश का हिस्सा कितना होगा। कैसे करना है क्वेश्चन को सरल, सबसे पहले आप यहाँ देखिएगा। अच्छा पहले अगर आप पार्टनरशिप के बारे में कुछ नहीं जानते हो तो मैं इतना बता देता हूँ, एक नॉर्मल सा फॉर्मूला होता है। अगर आपको कभी भी ये निकालना पड़े कि लाभ कैसे निकलता है, तो लाभ बराबर होता है आपके पास में देखिए पहले समय, या फिर आप ये कह सकते हो लाभ बराबर होता है सर हमारे पास है पूंजी, और इसको आप मल्टीप्लाई करोगे समय से। जैसे आप कोई भी व्यापार शुरू करते हो, मान लीजिए आपने 10,000 रुपये लगाए 2 साल के लिए, 10,000 लगाए 2 साल के लिए, तो जैसे ही आप इनको मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपके पास है लाभ का अनुपात आ जाता है। किसका अनुपात आ जाता है, लाभ का अनुपात आ जाता है। ठीक है ना भाई। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए और बी द्वारा एक साथ किसी छोटे व्यवसाय की शुरुआत की गई, ठीक है। उन्हें वर्ष के अंत में 2,000 रुपये का लाभ हुआ। यानी कि एक तो है आपके पास है ए और एक है बी। इस बी को 600 रुपये मिले। कितने रुपए मिले 600। तो 2,000 रुपये में से अगर 600 रुपये इसको मिल रहे हैं तो 2,000 में से 600 घटाओगे तो 1,400 बचेगा आपके पास। यानी हम ये कह सकते हैं सर तो इसको कितने मिलेंगे 1,400। और ये किस चीज़ का रेशो है, ये आपके पास है लाभ का रेशो है। किसका रेशो आपके पास है, लाभ का है। आप काट लीजिए इसको 2 जीरो से, आप 2 जीरो, 2 से ये 7 बार कटेगा, 2 से कितनी बार कटेगा आपके पास है 3 बार। तो 7 अनुपात कितना हो जाएगा आपके पास है 3 हो जाएगा। 7 अनुपात कितना हो जाएगा आपके पास है 3 हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिएगा यानी कि आप ये कह सकते हो कि सर लाभ का जो अनुपात है वो कितना हो गया आपके पास है 7:3 हो गया। ठीक है। आगे क्वेश्चन ने ये कहना चाहता है कि आप ये बताइए ए का निवेश कितना है। ए का क्या है आपके पास है निवेश, और टोटल निवेश कितना दे रखा है आपको 15,000। यानी हम ये कह सकते हैं कि इस 15,000 को आपको किसी रेशियो में बांटना है, यूनिट में बांटना है। लेकिन एक बात अच्छे से ध्यान रखना कि जब भी आप उस फॉर्मूले में बांटते हो ना तो यूनिट समान होनी चाहिए। यूनिट कैसे समान होनी चाहिए, अगर मान लो आपने ऊपर ब्याज लिख दिया तो नीचे ब्याज की ही यूनिट आनी चाहिए। ठीक है। अगर ऊपर लाभ लिख दिया तो नीचे लाभ की ही यूनिट होनी चाहिए। ऊपर निवेश लिख दिया तो नीचे निवेश की ही यूनिट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पता चले ऊपर तो निवेश है नीचे लाभ में बांटे जा रहे हो, ऐसा कभी भी नहीं होता है। पूरी मैथमेटिक्स का ये रूल होता है कि यूनिट समान होना अनिवार्य होता है।
क्या होता है आपके पास, अनिवार्य होता है। तो फिर सर हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अभी हमारे पास निवेश का तो अनुपात है ही नहीं है, तो बिल्कुल हम निकालेंगे। इसने समय कितना दे रखा है, सर समय दे रखा है उन्होंने वर्ष के अंत में, ये लाभ का अनुपात है और समय 1 साल है। तो अगर हम निवेश यानी पूंजी का अनुपात निकाले तो ये बताइए ये इसके बट्टे में आ जाएगा। यानी सर पूंजी का जो अनुपात आएगा ना हमारे पास है, वो पूंजी का अनुपात आएगा कैसे, सर पूंजी का अनुपात ऐसे आएगा, इसमें समय का भाग दे दो, लेकिन समय तो एक एक है तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, तो हम ये कह सकते हैं पूंजी बराबर हो जाएगा लाभ बटे समय। तो वापस कितना आएगा आपके पास है, 7:3 आएगा। अब बांट लीजिए आराम से और ए का निवेश बता दीजिए। तो 15,000 और बट्टे में कितना आएगा आपके पास है 10, और मल्टीप्लाई किससे करोगे 7 से, 1 0 से 1 0 खत्म, 15 7 105। तो किस ऑप्शन में आपके पास है, सर हमको सी ऑप्शन में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। इसी तरीके से मैंने एक क्वेश्चन मेरी तरफ से लिया कि हो सकता है आपके आने वाले एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए। क्वेश्चन क्या है, एबीसी ने इतने के अनुपात में पूंजी का निवेश किया, व्यापार अवधि के अंत में उन्हें 2, 3, 5 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ, उनके निवेशित समय का अनुपात पूछा है। किसका अनुपात पूछा है, समय का। अभी मैंने आपको लिखाया है कि लाभ बराबर क्या होता है आपके पास है, समय इंटू पूंजी होता है। समय इंटू क्या होता है आपके पास है, पूंजी। अगर इस पूंजी का मान निकालना है, इसमें किसका मान निकालना है, पूंजी का, तो इसका भाग आप पूंजी का क्या, किसका, नहीं नहीं नहीं, निवेशित समय का मान निकालना है। अगर आपको इसमें समय का मान निकालना है तो आप ये अच्छी तरीके से जानते हो कि ये इसके बट्टे में चले जाएंगे, यानी सर समय बड़ा होता है लाभ बटे पूंजी, लाभ बटे क्या हो जाएगा, पूंजी। तो समय का अनुपात निकाल दीजिए, पहले लाभ लिख दीजिए आप, लाभ का रेशियो कितना है आपके पास है 2, 3 और 5। फिर पूंजी का रेशियो कितना है, क्योंकि पूंजी का भाग लग रहा है ना इसमें आपके पास है, हम ये कह सकते हैं सर 3, 4 और 8। बस आपका आंसर आ जाएगा। आपको करना क्या है, इस अनुपात को सरल बनाना है। सरल बनाने का क्या तरीका, लघुत्तम लेके लघुत्तम हटा दिया जाता है। सरल बनाने का क्या तरीका है, इसका लघुत्तम लेके आपको लघुत्तम हटाना है। तो हम ये कह सकते हैं सर इनका जो लघुत्तम आएगा वो कितना आएगा, 24 आएगा। 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 8 बार, तो 8 दूनी का 16। इसका भाग कितनी बार जाएगा आपके पास है, सर ये 6, तो ये कितना हो जाएगा 18। देखो वैसे तो काम चल गया, 16 18 एक ही ऑप्शन में, बाकी में ही नहीं है, और बाकी आप कर लीजिए 15। और एलसीएम हटा हुआ माना जाता है, ध्यान रखिए परमानेंटली। कभी भी आप अगर इस तरीके की भिन्न को साधारण भिन्न में बनाओगे तो लघुत्तम लेके लघुत्तम हम हटाते हैं, या तो हटाते हैं या फिर कह सकते हैं सर इनके लघुत्तम से यहाँ गुणा करो, यहाँ गुणा करो, यहाँ गुणा करो। तो ऐसा क्यों करना है, लघुत्तम लेके लघुत्तम हटा दो बस। अगला क्वेश्चन ये देखिएगा, और हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को जरूरी मिले। तो ये क्वेश्चन आपको अगर याद हो तो फर्स्ट शिफ्ट में भी आ चुका था पहले भी, आज फिर से ऐसा ही क्वेश्चन आया है। इसका मतलब क्या है, सर ए का मान इतना है, बी का मान इतना है, तो आपसे जो मान पूछा है ना वो इसका मान पूछा है कि इसका मान कितना होगा। इससे पहले आपको दो टपोरी से फॉर्मूले पता होने चाहिए, छोटे छोटे फॉर्मूले हैं। सर एक फॉर्मूला तो होता है आपके पास है ए क्यू प्लस बी क्यू का, नहीं आता तो रट्टा जरूर मान ले। इसमें क्या होता है सर, पहले कोष्टक में ए प्लस बी आता है एज इट इज, ए क्यू प्लस बी क्यू को खोलते हो तो, और अगला जो कोष्टक होता है ना उसमें आता है आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए भी आता है। आया कैसे है ये माइनस, इतना जानने का हमारे पास टाइम नहीं है अभी। हम ही अभी जिनकी कल परसों या फिर आने वाले टाइम में एग्जाम है उनको मैं सिखा रहा हूँ कि आपको कैसे डील करना है क्वेश्चन को। और एक और फॉर्मूला होता है इसमें आपके पास है ए क्यू माइनस बी क्यू का। अगर ये माइनस है तो पहले कोष्टक माइनस आएगा, प्लस है तो छोटे वाले कोष्टक प्लस ही आएगा, और फिर अगले में अगर यहाँ माइनस ले लिया तो यहाँ आपको प्लस लेना ही पड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं सर कि इसमें हमारे पास ये माइनस का निशान था। अगर ये माइनस का निशान है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप, तो ये वाला फॉर्मूला लग रहा है, इस फॉर्मूले के 2 फैक्टर होते हैं। तो 2 फैक्टर अगर होते हैं इस फॉर्मूले के, तो ये एक फैक्टर तो ऊपर लिखा हुआ है ना इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और प्लस का क्या है आपके पास ए बी, ऊपर लिखा हुआ है ना एक फैक्टर, तो देखो हिंदी में ये लिखा हुआ है आपके पास। तो हम ये कह सकते हैं सर इसके 2 फैक्टर होंगे, इसका बड़ा वाला फैक्टर इसके बड़े वाले फैक्टर को खत्म कर देगा। बचेगा क्या, ये इसकी जगह पर सर a माइनस बी बचेगा, क्योंकि इसके फैक्टर हम लिख चुके हैं, एक तो छोटा वाला और एक बड़ा वाला। बड़े वाले ने इसको खत्म कर दिया तो ऊपर एक बचा, नीचे 1 माइनस, यानी ऊपर तो एक बचा, नीचे क्या बचा आपके पास है a माइनस बी। और इन सब की वैल्यू है आपके पास, ये रही a की वैल्यू और ये रही b की वैल्यू। यानी सर 21 में से अगर हम 19 घटाते हैं तो हमारे पास रिजल्ट कितना आएगा, 1/2।
जो कि किस ऑप्शन में, जो कि आपको इस ऑप्शन में देखने को मिलेगा। ठीक है ना। फिर से आइए अगले क्वेश्चन पे। ये एमडीएच का ऐसा क्वेश्चन भी आ रहा है सभी में और बहुत सिंपल है। देखिएगा, अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है समय, वो कार्य और मजदूरी, कौन सा चैप्टर, कार्य मजदूरी, तो मैं आपको एक ही क्वेश्चन से समझा देता हूं पूरे को। एक फॉर्मूला होता है एम डी एच और बट्टे में होता है आपके पास है डब्लू। अब बराबर में लिखते हैं हम M1 D1 H1 अपॉन क्या लिखते हैं W1। यानी कि M का मतलब यह है कि कोई आदमी हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है जो मेन कार्य करता है, और D का मतलब है दिनों की संख्या, और इसका मतलब है घंटे, कितने घंटे कार्य करता है। W का मतलब है कि वो जितना भी काम करेगा वो नीचे आएगा, यानी कार्य हमेशा नीचे आता है, मेन सब्जेक्ट का समय ऊपर आता है। कैसे आता है मैं इस क्वेश्चन से समझाता हूँ। 25 पर्यटकों का एक समूह एक होटल में 8 दिनों में 5 कंटेनर भोजन का उपभोग करते हैं, तो ये बताइए कि m का मान कितना, तो आप ये कहोगे 25 है। ठीक है, गुणा का आएगा निशान। d का मान कितना आपके पास है, 8 दिन है, घंटे नहीं है, जिसका मान नहीं दे रखा उसको छोड़ दीजिएगा, जिसका दे रखा सिर्फ उसी को आपको लिखना है। बट्टे में W, यानी कि उन्होंने क्या काम किया, 8 दिनों में 5 कैंटर भोजन का उपभोग करते हैं। यानी सर इन्होंने खाने का काम किया है, और कितना काम कर लिया, 5 कंटेनर खाली कर दिए इन्होंने। कितने कंटेनर खाली कर दिए, 5, तो इसलिए बट्टे में आएगा बराबर का निशान। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि 10 पर्यटक 16 दिनों तक खाना खाए तो कितने कैंटर खाली कर देंगे रे। सॉल्व कर दीजिए आप, कितनी बार कटेगा, 5 बार। 5 से कितनी बार कटेगा आपके पास है, 2 बार। इससे कितनी बार कटेगा आपके पास है सर, 2 बार। देखिए 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4, यानी x का मान कितना आ जाएगा, 4। किस ऑप्शन में आपके पास है। काटने पीटने के बाद आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, तो ये यहाँ जाएगा तो x आएगा, और ये यहाँ गुणा होगा तो 4 आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे फिर आ जाइएगा आप। ये लाभ हानि का क्वेश्चन है, और मैं आपसे ये कहूँगा कि लाभ हानि के क्वेश्चन खूब सारे हर शिफ्ट में 3-3 4-4 आ रहे हैं, तो एक बार लाभ हानि को आप जरूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है आपके पास है, 7 नंबर का। देखिए, अगर आप लाभ हानि मुझसे पढ़ना चाहते हो तो यूट्यूब है अपना, यूट्यूब पे सर्च करिए प्रॉफिट और लॉस, और पीछे लगा दीजिए उपकार क्लासेज जयपुर। आपको बिल्कुल लाभ हानि अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। उसके स्टार्टिंग की 2 से 3 क्लास पढ़ लो, बस काफ़ी है। एक दुकानदार किसी वस्तु को 740 रुपये में खरीदता है, 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना होगा। अब आप ये कहोगे कि सर आपने कहा कि 70% क्वेश्चन उसी से सॉल्व हो जाते हैं, अंकगणित के दी गई राशि बट्टे में यूनिट जिसका मान निकालते हैं उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ उससे। तो मैं आपसे कहूँगा कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 740 में खरीदता है, तो क्रय मूल्य हो गया, तो क्रय मूल्य क्या है आपके पास है, सीपी। और इस बात को हमेशा ध्यान रखो कि सीपी की जो यूनिट होती है ना, वो परसेंटेज में 100% होती है, ये फिक्स है। अगर आप 100 वाले रेशियो से कर रहे हो तो सीपी की यूनिट 100% ही माननी है। और अगर कोई फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, जैसे मान लो आप इसमें 30% है, और आप ये कहोगे कि सर ये आपके पास है 3/10 बना दिया, तो ये सीपी की यूनिट है। अनुपात के हिसाब से यूनिट ये बनेगी, और परसेंटेज के हिसाब से इसकी यूनिट ये बनेगी। क्लियर है। हम परसेंटेज के हिसाब से कर लेते हैं क्योंकि छोटा मोटा क्वेश्चन है। 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस में बेचना होगा। अगर मान लीजिए लाभ 30% है, तो एसपी की जो यूनिट बनेगी वो कितनी बनेगी, तो आप ये कहोगे सर 130% बनेगी। और सर इसी का हमको मान निकालना है, और इसका मान हमको दिया है। अब बताओ क्वेश्चन इजी हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं सर दी गई राशि, इसी को हम यूनिट में लिखेंगे, और जिसका मान निकालना उससे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो दी गई राशि कितनी है आपके पास है, 740 है। 740 का क्या नाम है, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य की यूनिट कितनी होती है आपके पास है, 100% होती है। मल्टीप्लाई किससे करोगे, जिसका मान निकालना उससे, विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य की यूनिट कितनी है आपके पास है, 130% है। गुणा कर दीजिए, देखिए ये काट दीजिए, ये जीरो से ये जीरो, इस तरीके से कंप्लीट कट जाएगी। 13 चक्को कितना हो जाएगा आपके पास है, 52। सिर्फ एक ही ऑप्शन में लास्ट में 2 अंक है, बाकी किसी में नहीं है। पूरा गुणा करने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हो कि बी ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। अगले क्वेश्चन पे फिर आइएगा। विपिन ने एक खिलौना 1200 रुपये में खरीदा, और उसकी मरम्मत पर उसने 200 रुपये खर्च किया।
कभी भी ध्यान रखिए, जो आप खरीदते हो और अगर उसको लाने में कोई किराया लगता है, कुछ भी लगता है, तो वो हमेशा आपका क्रय मूल्य में ही काउंट होता है। यानी हम ये कह सकते हैं 1200 रुपये का तो खरीदा है और 200 रुपये और हो गया, तो टोटल क्रय मूल्य कितना हो गया सर? टोटल जो सीपी है ना हमारे पास में, वो हो गया 1400 रुपये का। मैंने कहा ठीक है, हो जाने दीजिएगा। और एसपी कितना है आपके पास है सर? उसने उसे 1680 रुपये में बेच दिया। कितने में बेच दिया? 1680 रुपये में उसने उसे बेच दिया, ध्यान रखिए। तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है? उसका क्या पूछा है आपसे सर? उसका लाभ प्रतिशत पूछा। देखिए दो तरीके हैं। पहली बात तो ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि लाभ या हानि का परसेंट निकालना है, तो लाभ या हानि की कैलकुलेशन हमेशा कॉस्ट प्राइस पर की जाती है, क्रय मूल्य पर की जाती है। दूसरी बात, दो तरीके हैं सॉल्व करने के। एक तरीका तो यह है सर, इसमें से आप इसको घटा लो और फिर लाभ निकालो, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। एक तरीका तो वो पुराना तरीका लगा दो। दूसरा तरीका यह है कि सर अगर मान लीजिए लाभ आपको किस में पूछा है? प्रतिशत में पूछा है। लाइनों को ध्यान से सुना करो। लाभ अगर प्रतिशत में पूछा है तो हम इनका रेशो ले सकते हैं। अगर केवल ये पूछता है कि लाभ कितना, तो रेशो नहीं ले सकते थे। लेकिन अगर लाभ प्रतिशत में पूछा तो रेशो ले लीजिए। रेशो का मतलब है काटा पिट्टी कर लो, क्वेश्चन छोटा हो जाएगा। एक जीरो से आप एक जीरो काट दीजिए। 14 से काट दीजिए आप 10 बार। 14 से काट दीजिए, 14 एकम 14, 14 दूनी का 28। 2 से काट दीजिएगा 5 बार, 2 से काट दीजिएगा 6 बार। यानी सर कोई राशि 5 रुपये में खरीदी गई और बेची गई 6 रुपये में, 1 रुपये का क्या हो गया? लाभ। क्वेश्चन ये चाहता है कि आप इसे परसेंटेज में बताओ, तो परसेंटेज में लाभ कितना होगा? परसेंटेज में जो लाभ होगा ना, वो होगा आपके पास 1 बटे में क्रय मूल्य और गुणा किससे करोगे? 100 से। कितना आएगा बताओ? तो आप ये कहोगे सर हमारे पास में 20% आएगा, जो कि किस ऑप्शन में आपके पास है? जो कि ए ऑप्शन में है। ऐसे तसल्ली से आपको एग्जामों में क्वेश्चन सोल्व करके आने। ध्यान रखिए लाभ हानि के क्वेश्चन खूब आ रहे हैं जबरदस्त तरीके से। अगला क्वेश्चन फिर से देखिएगा। और एक क्वेश्चन आज भी आपको जो थर्ड शिफ्ट लगी थी, उस थर्ड शिफ्ट में डिट्टो क्वेश्चन मिला था, केवल संख्याएं चेंज थी। सेम टू सेम क्वेश्चन है आज की थर्ड शिफ्ट में। 25 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 41 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है, हानि या लाभ का प्रतिशत बताइए। आप मुझे जरा ये बताने की कोशिश करिएगा, अगर मैंने a बराबर 5 लिखा है तो इसका मतलब क्या है? मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप a का मान बताओ, तो आप ये कहोगे सर a का मान 5 है। या फिर मैंने कहा 5 का मान बताओ, आप ये कहोगे सर 5 का मान a है। कैसे बता रहे हो ये मान? सर हम ऐसे बता रहे हैं कि सामने जो लिखा हुआ रहता है ना, वो उसका मान कहलाता है। मैंने कहा ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि 2a बराबर 3b और अब मुझे a और b का मान बताओ, तो कैसे लगाओगे मान? कैसे बताओगे? वही कॉन्सेप्ट यूज करोगे सर कि सामने वाला मान होता है। तो यहाँ पर a का मान कितना आपके पास है? 3 है, और b का मान कितना आपके पास है? 2 है। यानी सामने वाला मान होता है उसका। कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया कि सर सामने वाले क्या होता है? मान होता है। ठीक है, अगर ये कॉन्सेप्ट है तो आप ये बताइए क्या है सर? 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, यानी आप ये कह सकते हो 25 वस्तुओं का एसपी बराबर है आपके पास है 41 वस्तुओं का सीपी के बराबर। क्या मुझे आप ये बताइए, एसपी के सामने 41 है तो ये कह सकते हैं कि सामने वाला मान होता, तो ये इसका मान है कि नहीं है? और फिर इसका मान कितना हो गया आपके पास? सर इसका मान 25 हो गया, बाकी बच्चा कुछ मान उसका है। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई वस्तु 25 रुपये में खरीदी गई, 41 रुपये में बेची गई। 41 में से आप 25 घटा दीजिए, आपका लाभ आ जाएगा। तो कितना आएगा आपके पास? देखिए सर 11 में से 5 घटाओगे तो कितना आएगा? 6। एक 16 रुपये का हमारे पास है लाभ आ गया। लेकिन क्वेश्चन ये चाहता है कि आप इसे परसेंटेज में बताओ। तो परसेंटेज में अगर आपको लाभ निकालना है तो 16 बट्टे में क्रय मूल्य और गुणा किससे करोगे आप? 100 से। बताइए कितनी बार कटेगा? 4 बार। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हो कि सर 64% राइट आंसर आएगा, जो कि आपको कहाँ देखने को मिलेगा? सर 64% का गेन हो रहा है, लॉस नहीं हो रहा है। अगला क्वेश्चन एक और लीजिए। हमने लाभ हानि के क्वेश्चन ज़्यादा लेने की कोशिश करी है, क्योंकि लाभ हानि के क्वेश्चन हर शिफ्ट में ही आए हैं। और ये टपोरी टपोरी से क्वेश्चन था। कोई स्टूडेंट कह रहा था कि सर उसको इतने में बेच रहा है, एक पे लाभ हो रहा है, एक मतलब इतने बेचने पर इतने का लाभ, इतने बेचने पर कितने की हानि, ऐसा कोई क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन फिर इस तरीके का सेट किया उनको देख करके कि हो सकता है क्वेश्चन ऐसा हो। एक आदमी एक गाय 2200 रुपये में बेचता है और उसे 10% का लाभ होता है। 14% का लाभ अर्जित करने के लिए उसी गाय को किस कीमत पर बेचना होगा? फॉर्मूला एक जरूर ध्यान रखिए। दी गई राशि बट्टे में यूनिट
और जिसका मान निकालते हैं उससे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो सर अगर हम बात करें इसमें दी गई राशि कितनी आपके पास है, सर दी गई राशि हमारे पास है 22,000 है। अब 22,000 विक्रय मूल्य, तो इसकी यूनिट भी तो बनेगी भाई। इसकी यूनिट ऐसे बनेगी सर कि उसने 22,000 बेचा तो 10% का लाभ हो रहा है, तो 10% का लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य की यूनिट 110 हो गई। तो बट्टे में कितना आएगा आपके पास है 110। अगर हानि होती 10% की तो यहाँ 90 आता, और जिसका मान निकालने हैं उससे हम मल्टीप्लाई करते। अगर इस क्वेश्चन में क्रय मूल्य पूछता तो हम गुणा किससे करते, पूरे 100% से, क्योंकि क्रय मूल्य की यूनिट फिक्स होती है परमानेंटली। लेकिन ये पूछना चाहता है कि 14% का लाभ अर्जित करने के लिए उस गाय की कीमत कितनी, कितने में उसको बेचना होगा, यानी 14% का लाभ प्राप्त करके विक्रय मूल्य। तो 14% का लाभ हो रहा तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 114%। यानी आप ये कह सकते हो सर 114% का मान पूछ रहा है, कुछ नहीं काट दीजिए, 1 0 से 1 0, 11 से काट दीजिए कितनी बार, ये 200 बार। सिंपल सी कैलकुलेशन है, 0 0 8 और ये 22,800। क्लियर है। फिर से लीजिए, एक क्वेश्चन ऐसा जरूर आ रहा है आपके पास हम परसेंटेज का। क्वेश्चन क्या है आपके पास है, 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। 80 मीटर, देखिए इनमें क्या हो रहा है कि इन दोनों संख्याओं में आपको तुलना करनी है, और तुलना करने के लिए एक बेस्ट फॉर्मूला है मेरे पास में। तुलना कभी भी करनी हो ना तो एक फॉर्मूले का यूज करो, कौन बटे किसका, और इसको मल्टीप्लाई करोगे 100 से। आप ये कहोगे सर ये क्या है भाई, जैसे अभी ये क्वेश्चन है आपके पास है कि 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है, तो इसकी आप तुलना करोगे तो कोई लड़का 80 को बट्टे में लिख देगा, कोई 5 को बट्टे में लिख देगा, लेकिन वो क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इसका फिक्स तरीका क्या है, आप दोनों संख्याओं को यहाँ लिखो। ये है आपके पास है फर्स्ट संख्या, ये है आपके पास है दूसरी संख्या। पहली संख्या कितनी आपके पास है 80 मीटर है, और दूसरी संख्या कितनी आपके पास है 5 किलोमीटर है। और इस संख्या के पीछे क्या लिखा हुआ है, का शब्द लिखा हुआ है। पहली स्टेप तो आपको यह है कि क्वेश्चन किसी भी चैप्टर का हो यूनिट समान करना जरूरी है। क्या समान करना जरूरी है, यूनिट। ऐसा नहीं है कि देखो आधा क्वेश्चन तो मीटर में और आधा किलोमीटर में, और पता लगा कि आपने फॉर्मूला लगा रहे हो। पहले यूनिट समान करो, या तो पूरे क्वेश्चन को मीटर में या पूरे क्वेश्चन को किलोमीटर में। लेकिन हम क्या करते हैं 90% क्वेश्चनों को छोटे मात्रक में ही चेंज करते हैं, तो वो ईजी होते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में छोटा मात्रक क्या है, मीटर है, तो मीटर में चेंज करो आप। और आप अच्छे से जानते हो कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो हम इसको किससे गुणा करेंगे 1000 से। तो ये पूरा किस में चेंज हो जाएगा आपके पास है, मीटर में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, मीटर में चेंज हो जाएगा। अब मैं आपको इस फॉर्मूले की बात बताता हूँ कि जिस संख्या के पीछे का लिखा हुआ है ना, वो हमेशा ही हर में आएगी, फॉर्मूले करती है। यानी का वाली संख्या हर में आएगी, बाकी दूसरी ऊपर जाएगी, गुणा किससे करोगे 100 से, ताकि वो परसेंटेज बन सके। तो हम ये कह सकते हैं सर ये हो जाएगा हमारे पास है 80 बटे 5000, और गुणा किससे करना हमको 100% से। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास है 1.6%। किस ऑप्शन में आपके पास है, इस ऑप्शन में। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे फिर आइएगा आप। और ये रहा आपके पास हम परसेंटेज का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, परसेंटेज अनुपात समानुपात, वो सॉरी परसेंटेज लाभ हानि आयु अनुपात समानुपात, इनके ही पूछे जा रहे हैं सबसे ज़्यादा क्वेश्चन। अगर वेटेज की बात करें तो एक संख्या 12.5% बढ़ जाती है तो वह 99 हो जाती है। आपको ये बताना है कि मूल संख्या कितनी है। कैसे करना है क्वेश्चन को, सबसे पहला आपको ये पता होना चाहिए कि 12.5% की फ्रैक्शन कितनी बनती है। सर 12.5% की होती है आपके पास है 1/8। कितनी होती है 1/8। बढ़ जाती है तो प्लस का निशान लगाओगे। इस एक का क्या नाम है सर, ये ओरिजिनल नंबर है, ये मूल संख्या है। और ये क्या है, ये वृद्धि है। यानी मूल संख्या में अगर एक की वृद्धि हो जाती है ना तो परिणाम हमारे पास है 9 आता है। अगर मूल संख्या में वृद्धि हो जाती है एक की तो परिणाम 9 आता है। अब आप ईमानदारी से बताइए आपको क्या दिया है। सर हम ये कह सकते हैं परिणाम का मान हमको दिया है, और हमसे इसका मान पूछा है कि इसका मान कितना है, मूल संख्या कितनी है, आंसर आ जाएगा। यानी सबसे पहले आप क्या करोगे, सर हम दी गई राशि बट्टे में इसी का यूनिट, और जिसका मान निकालना है उससे मल्टीप्लाई, 11 बार कटेगा तो 88, जो कि किस ऑप्शन में है, जो कि आपको ए ऑप्शन में देखने को मिलेगा। क्लियर है। एक बार फिर से लीजिए क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास, और देखिए क्या क्वेश्चन है आपके पास।
सर क्वेश्चन है हमारे पास में, यदि किसी भिन्न के अंश में 140% की वृद्धि की जाए और भिन्न के हर में 20% की कमी की जाए तो परिणामी भिन्न, देखो ये क्वेश्चन मैंने मेरे हिसाब से लिया, मैं बता देता हूँ। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है दोनों को दोनों, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने आपको खुद दिया है कि हो सकता है ऐसा क्वेश्चन अगली बार पूछ लिया जाए। सिंपल क्वेश्चन है, यदि किसी भिन्न के अंश में 140% की वृद्धि, हम ये मान लेते हैं कि सर हमारे पास एक भिन्न है, ये रही एक्स और ये रहा हमारे पास है वाई, एक्स बटे वाई को ही हम भिन्न बोलते हैं। अंश में तो 140% की वृद्धि, तो 140% की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 240% हो जाएगा, क्योंकि 100 में जुड़ेगा ना, जैसे 10% की वृद्धि को 110 बोलते हो इस तरीके से। और हर में 20% की कमी, तो 20% कमी कितना हो जाता है आपके पास है 80%। अब इसका मान कितना हो जाएगा आपके पास है 12/7। बस सरल कर दीजिए आप इसको, कैसे, सीधे ही 80 से ही काट दो ना आप, इसको 3 बार कट जाएगा और इससे आप इसको काट दीजिए, कितनी बार कट जाएगा 4 बार। तो यहाँ सिर्फ एक्स बटे वाई बचेगा और उधर कितना आपके पास है 4/7। मैंने कहा था कि सामने वाला मान होता था एक्स का मान 4 वाई का मान 7, तो आपका सीधा ही आंसर आ गया आपके पास बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन फिर से लीजिएगा आप। क्वेश्चन क्या है आपके पास, एक निश्चित दूरी को तय करने में लगने वाले समय को 25% कम करने के लिए एक धावक को अपनी चाल में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए, कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए। यानी हम ये कह सकते हैं सर 25% की, देखो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपकी लाइफ में आता है, क्योंकि ये लाइफ ही होती है, एग्जाम देने का मतलब लाइफ वहीं से चेंज होती है। अगर मान लो आपको कमी परसेंट दे करके और वृद्धि पूछें, तो बेसिक तरीके से अगर आप जानना चाहते हो तो सर वृद्धि परसेंट का एक फॉर्मूला होता है। वृद्धि परसेंट अगर आपको निकालनी है तो वृद्धि बराबर होता है आपके पास है कमी अपॉन 100 माइनस कमी, और इसको गुणा किससे करोगे 100 से, तो पूरा जो आंसर आएगा वो आपके पास परसेंटेज में आ जाएगा। इससे हम कर सकते हैं, लेकिन इससे करना नहीं है आपको, मैं करके बता देता हूँ। देखिए ये 25 बटे, देखो इसमें से एक घटाओगे 25 तो 75, और गुणा किससे करोगे आप 100 से। 25 से कितनी बार कटेगा 3 बार, तो इस तरीके से आपके पास है 33 से 1/3% हो जाएगा, जो कि आपको ए ऑप्शन में देखने को मिलेगा। लेकिन आप मुझे बताइए, अगर यहाँ पर 33 से 1/3% होता पहले से ही, तो आप उसको 100 में से घटाते, तो आपको जोर नहीं आता घटाने में, आता कि नहीं आता, बिल्कुल आता। तो फिर सर हम क्या करेंगे, ऐसे बेसिक तरीके का यूज नहीं करके और सीधे शॉर्ट में सोल्व करने की कोशिश करेंगे कि जो भी परसेंटेज है उसकी फ्रैक्शन बनाओ आप। माइनस इसलिए लिखा कमी, 25 का मतलब कितना होता है 1/4। अगर ये कमी है तो ये कन्फर्म है कि आंसर आपसे वृद्धि में पूछेगा, और ये ऊपर जो भी संख्या वो डिट्टो आएगी, हमेशा फिक्स होती है ये। अब बट्टे में क्या आएगा आपके पास है सर, देखिए 4 में कितने की कमी हो गई 1 की, तो बट्टे में कितना आएगा 3। परसेंटेज बनाने के लिए किससे गुणा करोगे 100 से। बस आपका आंसर आ गया 33 से 1/3%। इतना सा काम करना है, ठीक है ना, बाकी कुछ भी नहीं करना है ऐसे क्वेश्चनों में। अगला क्वेश्चन फिर से लीजिएगा आप, ये रहा। एक आदमी ने एक संख्या को 5/8 की बजाय 8/5 से गुणा किया, गणना में प्रतिशत त्रुटि बताइए कितनी है। बिल्कुल बताएंगे, तसल्ली से बताएंगे। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पर तो लिखिएगा जो मूल नंबर है वो, यानी कि ओरिजिनल नंबर। यानी कि हम ये कह सकते हैं सर यहाँ पर तो हम लिखेंगे ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल कितना है आपके पास है 5/8 है, और यहाँ लिखिए आप कितने एरर कितना कर रहा है, ये क्या एरर है सर, वो कह रहा है कि उसने 8/5 से गुणा कर दिया, तो लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ हमने मूल राशि लिख दी, यहाँ जो भी गलती है वो लिख दी। इसके बाद ध्यान रखिए हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई का ये तरीका है, पहले इसको इससे गुणा करोगे तो 25, और इसको इससे गुणा करोगे तो कितना आएगा आपके पास है 64 आएगा। अब देखिए मूल संख्या आपके पास 25 थी, लेकिन 25 को आपने 64 लिख दिया। अब वो ये चाहता है कि जब आपने ऐसा किया है ना, तो गणना में प्रतिशत में त्रुटि बताओ कि प्रतिशत में आपने कितनी गलती करी है, प्रतिशत में आपने कितनी गलती करी है। तो हम ये कह सकते हैं सर इसमें से आप ये घटा दीजिए, ये आएगा 9 और ये 3, 39 की त्रुटि है। तो इसको परसेंटेज में बताओ, तो परसेंटेज में क्या बताना है सर, एरर जो भी है ना त्रुटि, उससे परसेंटेज में बताना है। तो त्रुटि बटे में 25 और मल्टीप्लाई किससे करोगे 100 से, कितनी बार कटेगा 4 बार, कितना हो जाएगा आपके पास 156%। किस ऑप्शन में आपके पास है सर, हमको यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ऐसे तसल्ली से आपको क्वेश्चनों को सरल करना है। अगले क्वेश्चन पे फिर आइएगा, ये अनुपात समानुपात का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन खूब देखने को मिल रहे हैं।
अनुपात से अनुपात का हर शिफ्ट में ही लगभग आ रहा है ऐसा क्वेश्चन। या तो ऐसा आता है किसी शिफ्ट में, ऐसा नहीं आता तो फिर ऐसा आता है कि ये 24 रुपये, इसको 2:3 में बांटो और ए का हिस्सा बताओ, या फिर ये छोटा मोटा आ जाता है। क्या है आपके पास है क्वेश्चन, यदि ए अनुपात बी इतना है, बी अनुपात सी इतना है, तो ए बी सी का मान कितना है। ऐसा क्वेश्चन को एक सिंपल तरीके से करिए आप, कुछ नहीं करना, आप यहाँ लिख लीजिए सर ये ए है, ये बी है और ये सी है, कोई दिक्कत नहीं है, तीनों लिखो आप। सबसे पहले देखिए ए अनुपात बी कितना है, सर ए अनुपात बी आपके पास है 6:8। शॉर्ट तरीका भी मैं सिखाऊंगा, लेकिन पहले आप ये समझ लीजिए। फिर आपको क्या करना है सर, उसके बाद में ए अनुपात बी है, फिर आप बी अनुपात सी लिखो, और बी अनुपात सी यहाँ से शुरू करो, 5 अनुपात कितना हो जाएगा आपके पास 8। क्या किसी स्टूडेंट को यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या। एक बार फिर सुनिए, ए अनुपात बी लिखा, फिर हमने बी अनुपात सी लिखा। इसके बाद आपको करना क्या है, जो डब्बा खाली है ना उसमें पड़ोसी को बिठाओ। जैसे आप ये कहोगे सर ये जगह खाली है, तो इसमें आप 8 कंप्लीट कर दो, जितनी भी जगह खाली हो सब जगह 8-8 आएगा, आगे डी ई एफ कितना भी होता, और यहाँ पर कितना आएगा, जगह खाली है तो यहाँ पर कितना आएगा 5। क्लियर है आपके। अब क्या करना है, इसके बाद कुछ कट रहा है, तो जैसे इस लाइन में से इस लाइन में कट रहा है ना, तीनों ही लाइनों में काट सकते हो। कैसे कट रहा है, कैसे काटना, आप ये कहोगे सर कहना क्या चाहते हो, जैसे मैंने ये कहा कि 2 से ये 4 बार कटेगा, 2 से ये भी 4 बार कटेगा, 2 से ये 3 बार कटेगा, तो ज़रूर काट लें आप। इसके बाद कुछ नहीं कट रहा, कोई दिक्कत नहीं, ये कितना हो जाएगा 15, और ये कितना हो जाएगा आपके पास है 20, और ये कितना हो जाएगा आपके पास है 24। एक बार फिर से देखिए क्वेश्चन को, कहीं गलत तो नहीं किया अपन ने, सॉरी यार, यहाँ पे 10 दे रखा है, देखिए 5:8 नहीं है, वो 5:10 है, इसलिए हमारा आंसर नहीं आता। एक बार फिर से कोशिश करते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी, यानी हम ये कह सकते हैं सर 6:8 और 5 अनुपात कितना है आपके पास है 10 है। सरल कैसे करोगे, आप चाहो तो इसको यहाँ से भी पहले ही सरल कर सकते हो। देखिए मैंने कहा पहले एक बार बता देता हूँ, फिर शॉर्ट में भी कर लेंगे अपन। आपको क्या करना है कि यहाँ पर कितना आएगा आपके पास 8 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 5, जो कट सकता है उससे काटें, 5 5, और ये कितनी बार कट गया आपके पास है 2 बार, फिर कट रहा है देखो 2, ये 4, और ये कितनी बार 3 बार। अब देखिए ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, और ये कितना हो गया आपके पास 8, और यही आंसर है आपके पास। यानी आप ये कह सकते हो सर ये है करेक्ट आंसर। अगर कोई स्टूडेंट ये चाह रहा था कि नहीं सर और भी स्पीड हम सॉल्व करना चाहते थे, तो कुछ नहीं करना, आप एक काम करिए, पहले को यहीं काट के देख लो, सर ये कितनी बार कट रहा है आपके पास है 3 बार, और ये 4 बार। तो देखिएगा कि 3 किस ऑप्शन में है, ये फर्स्ट में देखो कि 3 का भाग किस में जाएगा, सर इसी ऑप्शन में जा रहा है। बाकी देखो पहला अंक 3 आया, इसमें भाग नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता था। अगला क्वेश्चन आ जाइए आप, ये रहा एक और क्वेश्चन आपके पास, यदि 1/n इतना है तो आपको m अनुपात n अनुपात o का मान बताना है। हमेशा ध्यान रखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि 5 का अपोजिट क्या होता है, तो आप क्या कहोगे सर 1/5 होता है, और 1/5 का अपोजिट बोल रहा हूँ मैं, कितना होता है, तो आप क्या कहोगे सर 5 होता है। तो जब आपके पास है 1/m का उल्टा कितना होता है, m होता है, यानी m n और o। तो m 1/m का मान अगर 3 है, तो फिर m का मान कितना होगा, तो आप ये कहोगे सर उल्टा कर दो ना, क्या दिक्कत है, 1/3, 1/4 और 1/5। यहाँ से आगे मैंने सॉल्व करना सिखा दिया आपको कि एक तरीका तो यह है, अगर ऊपर एक एक है ना तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, अगर आपको m का मान निकालना है तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, इसको छोड़ के बाकी से गुणा कर दो, यानी m का मान कैसे निकलेगा, सर ये हो जाएगा 4 × 5। देखो इसको छोड़ के इन दोनों से गुणा कर दो। अगर आपको n का मान निकालना है, किसका, n का, तो इसके को छोड़ दो और इन दोनों से गुणा कर दो, तो कितना हो जाएगा आपके पास है 3 × 5। अगर आपको इसका मान निकालना है तो इसको छोड़ दो, तो 3 × कितना हो जाएगा 4। तो अब कितना हो रहा है आपके पास है 20, 15 और 12, और यही आपका आंसर है। ठीक है, एक तरीका तो ये है। आप ये चाहते हो नहीं सर ऐसे फालतू के कन्फ्यूजनों को मत करो, आप तो नॉर्मली बता दीजिए कैसे करना है। तो 1/3, 1/4 और 1/5, आप इनका लघुत्तम लो, लघुत्तम तो हटा हुआ माना जाता है, तो इनका लघुत्तम कितना आ रहा है आपके पास, 20 20 सर 60 आएगा लघुत्तम। ठीक है, कोई बात नहीं, 3 का भाग कितनी बार, 20 बार, इसका 15 बार, इसका 12 बार, बस लघुत्तम हट गया, तो आंसर वैसे ही आ गया था। अगला क्वेश्चन फिर से देखिएगा, ये रहा आपके पास है रेलगाड़ी का क्वेश्चन। ठीक है ना, अब मैं आपको ये समझाऊंगा यहाँ पर कि ये जो रेलगाड़ी का क्वेश्चन है ना आपके पास है, इसमें यूनिट समान कैसे की जाती है, कैसे पता करोगे कि यूनिट समान करनी है। तो देखिए कुछ कंटेंट समझिए 1 से 2 मिनट का। ये है आपके पास है क्या, दूरी। देखिए रेलगाड़ी में एक कॉन्सेप्ट होता है कि सर रेलगाड़ी में 3 अक्षर आता है,
जब आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तो कौन कौन से आते हैं? एक तो आती है सर दूरी, एक आता है आपके पास है समय, और एक आता है आपके पास है चाल। ये तीन ही शब्द होते हैं आपके पास है। अगर मान लो दूरी आपको मीटर में दे रखी है, देखो ध्यान से सुनना, दूरी अगर मीटर में दे रखी है तो सर मीटर के साथ ये परमानेंटली फिक्स है कि समय सेकंड में ही लेना है। और जब जाके चाल का हमारे पास नाम बनता है मीटर प्रति सेकंड, जब जाकर के नाम बनता है। यानी कि आपको कैसे डिसाइड करना है कि किस में चेंज होगा। आप ये देखो सर दूरी किस में, मीटर में है, तो मीटर में है तो चाल को आप मीटर प्रति सेकंड में बदलो, तभी क्वेश्चन सरल होगा आपके पास है। और समय किस में लेना है? सेकंड में। अगर दूरी सर आपके पास है किलोमीटर में, तो समय को किस में लेना है सर? हमको घंटे में लेना है। तो इस तरीके से फिर चाल का क्या नाम बनेगा सर? किलोमीटर प्रति घंटे बनेगा। यानी कि हम डिसाइड कहाँ से करेंगे? डिसाइड हम यहाँ से करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी द्वारा प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा? चलिए आप फॉर्मूला तो लगा दोगे इसमें कि सर समय बराबर क्या होता है? सर समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। लेकिन आप ये देखो कि क्या इसमें यूनिट समान है? फॉर्मूला लगाने से पहले आधा क्वेश्चन तो किलोमीटर प्रति घंटे में पढ़ा है, आधा क्वेश्चन मीटर में पढ़ा है, तो ये यूनिट समान नहीं है। मीटर के साथ में चाल किस में आती है? सेकंड में आती है, मीटर प्रति सेकंड में। तो फिर आप इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करो तभी आंसर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। यानी आप ये कह सकते हो सर 54 को अगर हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो हम 5/18 से गुणा करेंगे। एक बात फिर बता देता हूं मैं आपको, अगर आपको ये दिक्कत है कि कब 5/18 का 18/5 है, अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो इसका भी शॉर्ट तरीका ये है आपके पास है कि 2 अंक तो आपको याद रहते हैं, एक 5/18 याद रहता है और 18/5 भी याद रहता है। अगर आपको कभी छोटे मात्रक में जाना पड़े तो छोटी संख्या को पहले बोलो। जैसे मीटर प्रति सेकंड में जाना है तो पहले क्या बोलोगे? 5। किलोमीटर प्रति घंटे में जाना है तो पहले क्या बोलोगे? 18। बस आपका काम हो जाएगा। ये तो काम करना है, बाकी करना ही क्या है हमको। तो हम ये कह सकते हैं सर इसमें मीटर प्रति सेकंड में तो 5 पहले बोलना, तो 18 से कितनी बार कटेगा आपके पास है? 3 बार। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं 15 मीटर प्रति सेकंड हमारे पास है। यूनिट तो हो गई समान। अब हम क्वेश्चन को आराम से सरल करेंगे। दूरी कितनी है? 180 बट्टे में कितना है? 15। 15 से कितनी बार कटेगा? 12 बार। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं सर 12 सेकंड हमारा एकदम राइट आंसर है। उम्मीद कर रहा हूँ कि शायद यूनिट समान करना आप सीखे होंगे। इस क्वेश्चन में ये नहीं है कि समय कैसे निकाला, इस क्वेश्चन में सीखना ये था कि यूनिट कैसे समान करनी है। ठीक है ना? अगले क्वेश्चन पे फिर आइएगा। एक और लीजिए क्वेश्चन। एक ट्रेन जो 45 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चल रही है 24 सेकंड में एक खंबे को पार कर जाती है, ट्रेन की लंबाई कितनी है? आप मुझे ये बताइए, क्या कभी सेकंड के साथ में किलोमीटर चलता है? यूनिट समान है क्या? आप ये कहोगे नहीं है समान, तो यूनिट समान करो और आंसर प्राप्त करो। फिर ट्रेन की लंबाई पूछिए, तो खंबे को पार कर रही है। हमेशा ध्यान रखिए ट्रेन के सामने अगर कोई वस्तु नाम मात्र की है, जैसे कोई खंबा है, पोल है, पक्षी है, तो इनकी लंबाई आप 0 मानोगे। क्या मानोगे? 0। तो आप ये कह सकते हो सर हम पहले तो यूनिट समान करेंगे, तो ये 45 है ना, इसको गुणा करेंगे इससे 5/18 से। ठीक है, 9 से कितनी बार कटेगा? 5 बार। 9 से कितनी बार कटेगा? 2 बार। तो हमारे पास है 25/2 मीटर प्रति सेकंड। क्या आ गई हमारे पास है सर? 25/2 मीटर प्रति सेकंड आ गई हमारे पास है स्पीड। अब तो आराम से ट्रेन की लंबाई, लंबाई को हम दूरी कह सकते हैं। दूरी बराबर होता है सर चाल इंटू समय। समय कितना है? इतना है। कितनी बार कटेगा? इतनी बार कटेगा। तो कितना आएगा आपके पास है? 300। और मीटर लगाएंगे पीछे क्योंकि सेकंड के साथ मीटर चलता है इसलिए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 21, आयु संबंधी का क्वेश्चन है। 5 बच्चों की उम्र का योग 40 साल है जो कि 2 साल के अंतराल पर जन्मे। सबसे बड़े बच्चे की उम्र बताओ। कुछ स्टूडेंट या कुछ टीचर ऐसे होंगे कि पहले की x मान लो, अगले की x+2 मान लो, x+4 मान लो और इस तरीके से बराबर में कर दो 40, x का मान निकाल के रख दो। ऐसा कुछ नहीं करना है। आप मुझे ये बताइए औसत का मतलब क्या होता है? तो आप ये कहोगे सर औसत का मतलब होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। होता है ना? मानते हो? चलिए ठीक है, अगर ये मानते हो तो औसत का मतलब राशियों का योग बटा राशियों की संख्या होता है। लेकिन औसत का पूरा नाम क्या है? सर ये जो औसत है ना हमारे पास, या तो हम इसको कह सकते हैं औसत, या फिर सर हम इसे माध्य भी कह सकते हैं। यानी औसत या माध्य शब्द एक ही है। और माध्य का मतलब क्या होता है? सर माध्य का मतलब होता है आपके पास है बीच की संख्या।
क्या होता है, बीच की संख्या। यानी औसत निकालने का मतलब है कि हमने उसकी बीच की संख्या निकाल ली। औसत निकालने का मतलब ये है कि सर अगर कोई संख्या क्रमागत है तो उसके बीच की संख्या हम निकाल चुके हैं। औसत को दूसरी भाषा में क्या कहोगे, बीच की संख्या कहोगे। क्या कहोगे, बीच की संख्या कहोगे। तो हम ये कह सकते हैं सर कि औसत या माध्य, यानी इसको अब हम क्या लिखेंगे सर, औसत को हम लिखेंगे बीच की संख्या, बीचों बीच की संख्या। अब कैसे आएगी सर, बीचों बीच की संख्या बराबर होता है आपके पास है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। कितनी बार कटेगा, 8 बार। सर हमारे पास है टोटल 8 बच्चे हैं, और जो बीच ही बीच का है ना वो आपके पास है 8 साल का है। कितने साल का, 8 साल का। 5 टोटल है तो 2 इधर होंगे और 2 इधर होंगे, और हर 2-2 साल के अंतराल से। तो इससे अगला 10 साल का, इससे आगे 12 साल का। क्वेश्चन पूछना चाह रहा है सबसे बड़ा कितने साल का, तो 12 साल का है। सबसे छोटा पूछता तो आप बैक आ जाइए 6 और ये 4। बस इजीली तरीके से कर पाओगे क्वेश्चन को। आप आइए क्वेश्चन को। ए बी से दुगना अच्छा काम करता है और बे मिलकर एक काम को 10 दिन में पूरा करता है, तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। समय कार्य का यही पैटर्न अपनाया जा रहा है, इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो कैसे करना, ए बी से दुगना अच्छा कार्य करता है, तो ये ए है और ये आपके पास बी है। अगर इसकी कार्य क्षमता ए है, ए बी से दुगना है, तो इसकी कार्य क्षमता कितनी आपके पास है, दुगना है। ये क्या है सर, इनकी एफिशिएंसी है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, एफिशिएंसी है तो होने दीजिएगा, पर इतना सा ध्यान रखिएगा आप कि जब भी समय कार्य का कोई चैप्टर पढ़ते हो, तो जैसे मान लीजिए आपके पास है क्या है सर, मान लीजिए आपके पास है कार्य का अनुपात क्या है, कार्य का अनुपात है आपके पास है 2:3। तो समय का जो अनुपात होगा ना वो कितना होगा आपके पास है 3:2 होगा। यानी कार्य में और समय में विलोमानुपाती रेशियो होता है। यानी कार्य का उल्टा समय और समय का उल्टा क्या होता है आपके पास है कार्य होता है। ये बात ध्यान रखिएगा आप, ठीक है ना। तो फिर सर अच्छा, इसी में मान लो कार्य का ऐसे दे रखा होता है कि 2:3 ये 4 है, और अब पूछता है कि समय का अनुपात बताओ, तो इसका उल्टा कैसे निकालते हैं, इसका उल्टा ऐसे निकालते सर 1/2, 1/3 और 1/4। इसका उल्टा ऐसे निकाला जाता है, ध्यान से सुनना आप, ठीक है ना। अब सर हमको क्या करना है, कोई दिक्कत नहीं है अब तक। ए और ए बी से दुगना अच्छा काम करता है, वे मिलकर के इसी काम को 10 दिन में करते हैं। अगर टोटल काम आपके पास है 10 दिन में हो रहा है, यानी कि बताओ कि 10 का उल्टा कितना होगा, तो आप ये कहोगे सर 10 का उल्टा 1/10 होता है। अगर ये आपके पास है समय, तो मुझे आप ये बताइए क्या ये कार्य नहीं हो गया, क्या ये टोटल कार्य हुआ कि नहीं हुआ। ये आपके पास है टोटल समय, और मैं आपको सिखा चुका हूं कि उल्टा कैसे करना है। 10 का उल्टा कितना होता है, 1/10 होता है। इसका मतलब सर ये कार्य है 1/10। और तो अब इस कार्य को इस कार्य में आराम से बांट सकते हैं, बहुत इजीली तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कोई तरीके में आपको नहीं फंसना। मैं ये कहूँगा कि आप इतना सा काम कर दीजिए कि सर 1/10 ये कार्य किसका है सर, ये तीनों का दोनों का कार्य है, और जिसका मान निकालना उससे मल्टीप्लाई कर दो। आपको निकालना ए का कार्य, तो ए का कार्य कितना आपके पास है 2 है, तो 2 से गुणा कर दो। 2 से कितनी बार कटेगा, 5 बार। कितना इजी हो गया देखो, तो 1/15। 1/15 क्या है आपके पास है कार्य, और कार्य का उल्टा क्या होता है आपके पास है समय होता है। अगले क्वेश्चन पे फिर आ जाइएगा। ये रहा आपके पास हम वही MDH वाला एक क्वेश्चन यहाँ पे जाके आए हैं। MDH क्या है आपके पास है, MDH बटे में क्या है आपके पास है W बराबर M1D1H1 अपॉन क्या है आपके पास है W1। ऊपर लिखेंगे मेन सब्जेक्ट क्या है आपके पास है 42 घोड़े हैं। 42 घोड़े 27 दिन में कार्य नीचे आएगा, क्या काम करते हैं 270 किलो मक्का खाने का काम करते हैं, बराबर केवल 21 घोड़े कितने दिनों में 300 किलो मक्का खा जाएंगे। इससे कितनी बार कटेगा, 10 बार। 1 0 से 1 0 खत्म। इससे कितनी बार कट रहा है आपके पास है 2 बार। एक्स का मान कितना आ रहा है आपके पास है 60। ऐसे क्वेश्चनों में गलती नहीं करनी है आपको। आप आइए अगले क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन नंबर देखिए 24 नंबर का। ए किसी कार्य के 75% भाग को 30 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य के 50% भाग को 18 दिन में कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर काम करें तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा, अगर वे एक साथ मिलकर कार्य करता है तो कितना भाग एक दिन में पूरा किया गया। मैं आपसे हमेशा कहूँगा कि मान लो ए किसी काम को 10 दिन में करता है,
एक इसी काम को कितने दिन में करता है? 10 दिन में। अगर हमको इसका 1 दिन का काम निकालना तो कैसे निकालेंगे? ये तो दिन है, ये तो इसका समय है, तो सर इसका 1 दिन का काम ऐसे निकालेंगे 1/10। 2 दिन का काम कैसे निकालोगे? 2/10। 3 दिन का काम कैसे निकालोगे? 3/10। ऐसे कार्य निकाला जाता है। फिर से सुनिए, एक इसी काम को 10 दिन में करता है तो इसका 1 दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/10। 2 दिन का 2/10। ठीक है, ठीक है। एक इसी कार्य का 75% भाग 30 दिन में करता है। तो सबसे पहले आप देखिए 75% का मतलब कितना होता है? सर 75% का मतलब होता है आपके पास में, 75% का मतलब होता है 3/4। तो 3/4 भाग कितने दिन में कर रहा है आपके पास है? 30 दिन में। तो पूरा एक भाग कितने दिन में करेगा? 3/4 इतने दिन में, तो पूरा एक भाग कितने दिन में? तो हम ये कह सकते हैं सर यहाँ से क्वेश्चन वाचक चिन्ह को सरल करेंगे ना, तो क्वेश्चन वाचक चिन्ह का मान कितना आएगा आपके पास है? देखिए 30 गुणा ये 3/4 है, तो ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा आपके पास है? 4/3 हो जाएगा। भाई ये इससे गुणा होगा तो 3/4, इधर जाएगा 4/3, तो इससे कितनी बार कटेगा आपके पास है? 10 बार, यानी कि 40 दिन में। कुल मिलाकर के मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि कभी भी जैसे 75% भाग है तो 3/4 है, तो इसको उल्टा करके लिखो आप। इसको लिखोगे आप 4/3 और गुणा कर दीजिए समय से, तो इसका समय कितना हो गया आपके पास है? 40 दिन हो गया। ठीक है ना भाई। बी का समय कैसे निकालोगे? इसी तरीके 50% है, 50% की विन कितनी होती है? 1/2। लेकिन आप लिखोगे क्या? 2/1 और गुणा किससे करोगे आप? 18 से। अच्छा, आप ये कहोगे कि सर ये 3/4 इसके बराबर है, 1 कहाँ से आया था? तो ध्यान रखिए परसेंटेज चलता है 100 पर, और ये जो फ्रैक्शन होती है ना, फ्रैक्शन चलती है 1 पर, इसलिए 1 आया यहाँ पर। तो ये कितना हो गया आपके पास है? 36 दिन हो गया। अब कुछ नहीं करना सर, इन दोनों का आपको कार्य समय निकालना है। पहले मैंने आपसे कहा कि ये फॉर्मूला जरूर याद रखें, आजकल टपोरी से क्वेश्चन आ रहे हैं कि दोनों मिलके उस कार्य को इतने दिन में करेंगे बस। लघुतम वाला तरीका मत अपनाओ आप छोटे मोटे क्वेश्चनों के लिए। तो आप ये कह सकते हो सर एक्स का मान कितना है? 40, वाई का मान कितना आपके पास है? 36, और दोनों को आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 76। ठीक है, 2 से काट दीजिए। 2 से काटोगे, किससे काटोगे? 2 से काट देते सर, ये 3 बार और ये 8 बार। 2 से कितनी बार? 20 बार। फिर से काट दीजिए 10 बार, और ये कितनी बार कटेगा आपके पास है? 19 बार। यानी सर 360/19। ये तो हमारे पास है समय, लेकिन वो तो कार्य पूछना चाह रहा है 1 दिन का। 1 दिन में इसको उल्टा कर दो भाई, क्या फ़र्क पड़ जाएगा? उल्टा कर देते हैं हम। ऐसे क्वेश्चन करने हैं। अगला क्वेश्चन फिर से लीजिएगा। ये कोई क्वेश्चन है 25 नंबर का, इसको आपको करना है। आप ये कहोगे सर ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करवाया ही नहीं, हम कैसे करेंगे? आपको ऐसे करना है, मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। आपको मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 27 को अच्छी तरीके से समझना, और उसके बाद हम 25 का आंसर कमेंट्स में ज़रूर देना फिर। ठीक, 27 में क्या है? a + 1/a का मान 3 है, तो सर a की घात 4 + a की घात 4 का मान पूछा है, और जबकि 25 नंबर में सिर्फ 2 का घात पूछा है। तो कभी भी आपको मैं एक बात कहूँगा, जैसे मान लो आपको कुछ भी दे रखा है, जैसे इसमें दे रखा है a + 1/a बराबर कितना आपके पास है? 3 है। आपको किस में निकालना है? इसमें मान निकालना है a² + 1/a² का, या फिर a की घात 4 + 1/a की घात 4, या फिर a की घात 8 + 1/a की पावर 8, या फिर 16 या फिर 32, कुछ भी मान निकालना हो। तो हम मान निकालते कैसे हैं सर? कभी भी अगर आपको डबल पावर में जाना है, ध्यान से सुनना बात को, कभी भी अगर आपको डबल पावर में जाना है तो आपको कुछ नहीं करना। डबल पावर में जाने के लिए, कितनी पावर में जाने के लिए सर? डबल पावर में जाने के लिए आप क्या करोगे? जो भी संख्या का वर्ग करके 2 घटाओगे बस। कभी भी अगर आपको मान लीजिए किस में जाना है? वर्ग में जाना है, डबल पावर में जाना है, जिसको हम वर्ग बोलते हैं। कभी भी आपको अगर स्क्वायर में जाना है तो जो भी संख्या है उसका वर्ग करके 2 घटा दो, कुछ नहीं करना वहां बाकी। कभी भी अगर आपको डबल में जाना है तो कैसे? जैसे सर इसका डबल ये होता है, इसके ऊपर कोई पावर नहीं है, एक पावर है। डबल पावर में जाना है, डबल पावर में जाना है तो इसका वर्ग कितना होता है? 9। 9 में से 2 घटा दीजिए, बस आपका आंसर आ गया 7। क्लियर है आपके पास? डबल पावर में जाना है तो आप ये बताइए इसका डबल कितना होता है आपके पास है? 4। तो इसका वर्ग कितना होता है? 49। 49 में से बस 2 घटा दीजिए, बस 47 आपका आंसर है। कभी भी अगर डबल पावर में, इसका डबल कितना होता है? इतना। डबल पावर में जाना, कुछ नहीं करना सर, 47 का वर्ग करके और 2 घटा दीजिएगा सर, बस आपका आंसर आ गया। इतना सा काम करना है।
अगर मान लो और भी कभी भी आपको डबल पावर में जाना तो इसी तरीके से करना है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन है डबल पावर में जाना है तो जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन ये है आपके पास में, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का मान कितना आपके पास है 15 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का मान कितना होगा आपके पास है। सर 15 का वर्ग करके 2 घटा दो, जितना भी आता है, ये 225 में से 2 घटा सकते हो आराम से, मतलब उस संख्या का वर्ग करके आप 2 घटा दीजिए, ठीक है ना। अब रही बात इसमें कि सर 47 का वर्ग करके कि शॉर्ट में थोड़ा सा वर्ग करना सिखा दो, तो जैसे मान लीजिए आपको इसमें 47 का वर्ग करना है, तो 47 का वर्ग करने का क्या तरीका है, सर इसका वर्ग करिए कितना हो जाएगा आपके पास है 49, और इसका कितना हो जाएगा आपके पास है 16, इसके बाद इन दोनों को गुणा करिए 28, 28 का डबल कितना होता है 56 होता है, तो एक अंक छोड़ के उसको ऐड कर दीजिए आप, ये हो जाएगा आपके पास है 9, ये हो जाएगा आपके पास है 0, ये हो जाएगा आपके पास है 2, और ये हो जाएगा आपके पास है 2, यानी आप ये कह सकते हो सर 2209, 2209 में से आप 2 घटा दीजिए तो कितना आएगा आपके पास है 2207 करेक्ट आंसर आएगा। ऐसे क्वेश्चन को सरल करना है, ठीक है ना। एक बार फिर से देखिएगा आप, क्वेश्चन नंबर कौन सा था 26। अच्छा, अगर मान लीजिए ये तो किस में सिखाया है मैंने आपको, डबल पावर में जाना सिखाया है। अगर मान लीजिए आपको कभी किसी में जाना हो, क्यूब में जाना हो, किस में जाना हो क्यूब में, तो सर फिर हम क्या करेंगे, सर कुछ नहीं करना, अगर आपको क्यूब में जाना है ना तो संख्या का क्यूब कर दीजिए और माइनस कर दीजिए, उसमें से पहले 2 था ना इसमें 3 कर दीजिए। एक बार फिर सुनिएगा, वर्ग में जाना है तो संख्या का वर्ग करके 2 करिए, क्यूब में जाना है संख्या का क्यूब करके 3 कम करिए, और इसको यहाँ मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा आपको, किसको, संख्या से, जो भी मूल संख्या है ना उससे। बस मेरे साथ याद करो, अगर क्यूब में जाना तो संख्या का क्यूब माइनस 3 इंटू संख्या, कैसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है आपके पास, सर इसमें क्यूब में जाना है, तो क्यूब में जाने का क्या तरीका है, सर क्यूब में जाने का तरीका है कि जो भी संख्या उसका क्यूब करो, -3 इंटू संख्या से आप मल्टीप्लाई करो, तो इसका क्यूब कितना होता है 343, और माइनस कितना हो जाएगा आपके पास है 21, बस आंसर आ जाएगा आपके पास, कितना बचेगा आपके पास है 2, 2 और 3, 322। ऐसे क्वेश्चनों को आपको सरल करना है। उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ में आ रहा होगा। अब मुझे आप ये बताओ, क्या आप इस क्वेश्चन नंबर 22-25 का आंसर नहीं बता सकते? अगर बता सकते हो तो ये आपका होमवर्क है, कमेंट्स में ज़रूर आंसर दीजिएगा, मैं सभी के आंसर चेक करूँगा किसका आंसर कितना आएगा। आइएगा आप अगले क्वेश्चन पे। ये रहा आपके पास है क्वेश्चन नंबर 28। क्या है क्वेश्चन आपके पास है, एक चतुर्भुज की भुजाएं इतने का अनुपात में है और उसका परिमाप इतना है, तो सबसे छोटी भुजा बताइए। मैंने पता है आपसे क्या कहा था कि दी गई राशि बट्टे में यूनिट जिसका मान निकालना उससे गुणा करना है। इस परिमाप का मतलब क्या होता है, सर परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं का योग, और सभी भुजाओं का योग कितना दे रखा है, सर सभी भुजाओं का योग दे रखा हमको इतना दे रखा है, ठीक है ना। और अगर ये योग दे रखा तो बट्टे में योग आएगा, लेकिन यूनिट के हिसाब से आएगा, तो ये सभी यूनिट है, पहली भुजा की यूनिट, दूसरी भुजा की यूनिट, तीसरी की, ऐसे है। तो जोड़िए 5 और 5 10 और 4 14, यानी 14 का आप लगाइए भाग, और मल्टीप्लाई किससे करोगे, मल्टीप्लाई करोगे जिसका मान निकालना उससे सबसे छोटी भुजा निकालनी है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। काट दीजिएगा आप, सर 14 से काटेंगे तो ये 14 बार कट जाएगा आपके पास में, ठीक है। तो 14 दूनी का 28। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, आप बिल्कुल आराम से प्यार से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। 1-2 क्वेश्चन और कर लीजिए, 2 क्वेश्चन और है, ज़्यादा नहीं है। यदि एक शंकु की ऊंचाई h है, इसके वृत्ताकार आधार का व्यास इतना है, तो इसका आयतन कितना है। यानी ये क्वेश्चन आपका डिट्टो पूछा गया था जिसमें शंकु का आयतन था। पहली बार शंकु का आयतन क्या होता है, सर मान लीजिए आपके पास है ये एक शंकु है, ये क्या है आपके पास में एक शंकु है, ये इसकी हाइट कहलाएगी, ये इसकी त्रिज्या कहलाएगी, ये क्या है इसकी हाइट है, ये इसकी त्रियक लंबाई है, ये क्या है आपके पास है, सर ये है आपके पास है त्रियक लंबाई, और ये क्या है इसकी, सर ये इसकी त्रिज्या है r है, ठीक है। तो इसने कह रखा है वृत्ताकार आधार का व्यास 12 सेमी है। अगर आधार 12 है, आप ये बताइए व्यास की आधी क्या होती है, त्रिज्या होती है। अगर व्यास की आधी त्रिज्या होती है तो यहाँ पर कितना आएगा आपके पास है, सर 6 आएगा, और ऊंचाई कितनी आपके पास है 7 है। इसको निकालने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं है आपको। क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि सर शंकु का जो आयतन होता है, देखिए क्या क्या पूछा जाता है आपसे। एक तो शंकु का आपको वक्र पृष्ठ पता होना चाहिए कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। सर वक्र पृष्ठीय, अगर हम एरिया की बात करें क्षेत्रफल की, तो वो होता है हमारे पास है पाई आर और एल होता है। ये पाई है, ये आर है, ये एल है, ये वाला एल। इसके अलावा अगर हम इसके आयतन की बात करें
तो इसका आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, दो चीज़ें याद रखें। और ये त्रियक लंबाई अगर याद रखनी है तो अंडर रूट हो जाएगा आपके पास है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है ना, या फिर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमसे आयतन पूछा है, आयतन बराबर क्या होगा आपके पास है 1/3 और ये 22/7। बताओ देखे आर का मान कितना आपके पास है 6, तो ये 6 × 6 और एच का मान कितना 7 है, 7 से 7 कैंसिल, इससे 2 बार, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 12, 12 दूनी का 24, हासिल की 2, 24 और 2 26। बताओ देख किस ऑप्शन में, ए ऑप्शन में। ऐसे क्वेश्चन को करना है। आज के लास्ट क्वेश्चन पे आ जाइएगा, और ये रहा आपके पास आज का लास्ट क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन डिट्टो आया था। क्वेश्चन क्या है आपके पास है 32, 34 इतने इतने और x का औसत 30 है, तो x का मान बताओ। देखो एक तरीका तो यह है कि आप इसको राशियों की एक राशियों की संख्या से कर लो, लेकिन मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बताता हूँ। इसने ये दे रखा है कि इनका औसत कितना दे रखा है 30 दे रखा है, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, इससे रहने दीजिए। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप एक काम करिए, आपके पास संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6, इन्हें 6 के 6 संख्याओं को आपके हिसाब से कुछ भी औसत मानो आप। मान लीजिए आप ये कह रहे हो कि सर हमने एक काम करते हैं, इनका औसत कितना मान लेते हैं, हम भी सर इनका औसत 31 मान लेते हैं। मैंने कहा कुछ भी मानना, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हमने इन सबका सातों संख्या का औसत कितना मान लिया 31 मान लिया, ठीक है। अब मुझे आप ये बताओ कि ये जो पहली संख्या है ना, ये 31 से छोटी है कि बड़ी है, तो आप ये कहोगे सर बड़ी है, कितनी बड़ी है 1 बड़ी है। ये सर ये 31 से कितनी बड़ी है 3 बड़ी है। ये 31 से कितनी बड़ी है आपके पास है 7 बड़ी है। ये 31 से कितनी छोटी है आपके पास है, तो सर 10 छोटी है। ये 31 से कितनी छोटी है आपके पास है, तो आप ये कहोगे सर 5 छोटी है। इसका तो मान ही निकालना है, इसका तो मान ही निकालना है। तो देखिएगा सर ये माइनस का 10 है ना, वो इन दोनों को ख़त्म कर देगा, खत्म करेगा नहीं करेगा। ये प्लस का 10 है, ये माइनस का 10 है आपके पास, तो आप ये कह सकते हो सर माइनस का 5 है और ये है आपके पास है, तो प्लस का 1 माइनस का 5। आप ये कह सकते हो कि इसका आंसर कितना आ रहा है आपके पास है माइनस का 4 आ रहा है। इसका आंसर कितना आ रहा है आपके पास है माइनस का 4 हमारे पास सर इसका आंसर आ रहा है। लेकिन अब बात कैसे बने, बात ऐसे बनेगी कि ये क्वेश्चन आपसे कहना क्या चाह रहा है। एक बार दोबारा से हम कैलकुलेट करते हैं, शायद कहीं क्वेश्चन में संख्या गलत तो नहीं ली है। सर ये 31 अगर हमने औसत माना तो ये कितनी ज़्यादा है 1 ज़्यादा है, ये कितना ज़्यादा 3 ज़्यादा है, ये कितना ज़्यादा 7 ज़्यादा है, ये इससे कितना कम है 10 कम है, ये इससे कितना कम है आपके पास है 5 कम है। इससे आप ये ख़त्म कर दोगे, ठीक है। इसके बाद ये आपके पास है कितना रहा, आपके पास है 4 रहा। तो आप ये कह सकते हो कि सर ये संख्या आपके पास में कितनी कम आनी चाहिए, ये आपके पास है 4 कम आनी चाहिए, ठीक है। अगर ये संख्या आपके पास है, चलिए ठीक है। देखिए क्वेश्चन का अर्थ ये है कि पहले अगर आप इस क्वेश्चन को तसल्ली से पढ़ोगे तो इन सबका जो औसत दे रखा है ना, वो ऑलरेडी इसने 30 दे रखा है, वो जो कि हमने गलत कर लिया था। हमको इनका औसत 31 नहीं मानना है, इनका औसत 30 ही मानना पड़ेगा। अगर ये औसत आपको 30 नहीं देता तो आप 31 मान सकते थे। इसने बाकायदा दिया है कि सबका औसत कितना आपके पास है, सर सबका औसत आपके पास है 30 है, तो 30 लेना ही पड़ेगा फिर आपको। तो आप ये कह सकते हो कितना ज़्यादा आपके पास है 2 ज़्यादा है, ये कितनी ज़्यादा आपके पास है 4 ज़्यादा है, ये कितनी ज़्यादा आपके पास है सर 8 ज़्यादा है, ये कितनी कम है आपके पास है 9 कम है, ये संख्या कितनी कम है 4 कम है। अब कुछ काटापीटी कर लीजिएगा, ये प्लस के 4 से ये माइनस का 4 कट जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 10 में से 9 घटाओगे तो आप ये कह सकते हो सर प्लस का 1 आएगा। क्या आएगा आपके पास है प्लस का 1 आएगा। अगर ये प्लस का 1 आएगा तो इसका मतलब क्या था सर, इनका मतलब ये था कि इन सबका औसत कितना था 30 था, यानी प्रत्येक के पास 30 अंक है। जबकि ये वाली संख्या एक ऐसी है जिसके पास में एक ज़्यादा है, जबकि ज़्यादा नहीं होना चाहिए था। कितना होना चाहिए था, जितना प्रॉपर उनके पास है ना औसत, उतना ही इसके पास होना चाहिए था, 30 इसके पास होना चाहिए था। लेकिन इसके पास एक ज़्यादा है, तो फिर आपको इसमें से एक कम करना पड़ेगा। तो इसलिए आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 29, जो कि किस ऑप्शन में, जो कि आपको बी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। ऐसे करना है क्वेश्चन को। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हो तो फिर राशियों को एक राशियों की संख्या से भी कर सकते हो, इसका आंसर उससे भी आ जाएगा। आप खुद ट्राई करो कैसे करोगे। सर ये जितनी भी संख्या 32 34 38 21 26 प्लस एक्स और बट्टे में कितनी संख्या थी 1 2 3 4 5 6, 6 का भाग दीजिए और बराबर में कितना लिख दोगे औसत 30।
आप इसको सरल कर दीजिए, यहाँ से भी x का मान आपके पास है 29 आएगा, करके देख लेना आराम से, ठीक है ना। तो ये थी आपके पास आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप क्लास को लाइक, शेयर और एक प्यारा सा आप इस पर कमेंट्स जरूर करिएगा, ठीक है। आप सभी को ऑल द बेस्ट, फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ।